बनाया था कि हम देश भर की महिलाओं को सशक्त करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा जरूर रखना चाहूंगी, अगर मेरे को 1 मिनट का आप समय दें। अध्यक्ष महोदय, अपराध का लेखा जोखा रखने वाली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के उच्चतम दर को दिल्ली में भी उसको दर्ज किया गया है। सालों में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा के मामलों को साल 2019 में 13,395 और ये अब बढ़कर 14,227 हो गई है। और 19 महानगरों की श्रेणी में कुल अपराधों का 32.20% आंकड़े जो हैं वो घटनाएं दिल्ली के अंदर घट रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं एलजी साहब को भी और नहीं प्लीज 2 पंक्तियां एलजी साहब के लिए भी बोलूंगी। सर, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। ये एलजी साहब के लिए है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग सा ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बेशक से वो अधूरा ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान गौतम जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इतने गंभीर मुद्दे पर दिल्ली में कानून व्यवस्था, विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और उसमें जो दिल्ली की सरकार को चलाने का अनऑथराइज तरीके से सपना देखते हैं और जो अधिकार उनका खुद का है कानून व्यवस्था दिल्ली की बनाए रखना, उसमें पूरी तरह फेल है। उस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर आप मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविता में लिखा था, अगला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अनफॉर्चुनेटली ये आंखों में पानी क्यों है? इसके कारण क्या हैं? लगातार महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न क्यों बढ़ रहे हैं? एनसीआरबी का डाटा है 1,89,945 केसेस पिछले 4 साल में दलित एट्रोसिटीज के हुए और उसमें भी मेजोरिटी महिलाओं के साथ हुए हैं, जो अपना पे बेहद शर्मनाक है। और इन घटनाओं का लगातार बढ़ना और इस तरह की घटनाओं में जिनकी केंद्र में सरकार है उनके लोगों का ज्यादा पाया जाना, इसके पीछे की बैकग्राउंड को पढ़ना होगा और समझना होगा। आपको याद होगा पिछले दिनों भी एक वीडियो आया था कर्नाटका का। कर्नाटका में एक महिला को वहां के विधायक थप्पड़ मार रहे हैं, वो वीडियो सबके सामने आया। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुल्तानपुरी में केस अभी पिछले दिनों का है, 13 किलोमीटर तक किस तरह बच्ची को घसीटा गया। स्कूल के अंदर अभी पिछले दिनों रेप हुआ बच्ची के साथ। हमारी दिल्ली की महिला एवं महिला आयोग ने उसमें संज्ञान लिया, तब जाके मुकदमा दर्ज हुआ। तो एलजी साहब अपने अधिकार क्षेत्र के उसमें काम तो करते नहीं है, दिल्ली के सरकार के काम को रोकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों हैं? उसमें ज्यादातर लोग भाजपा से जुड़े क्यों हैं? चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे उनके पिछले मंत्री असीमानंद का मामला हो। इसका एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट भी है, एक विचारधारा भी है, देश के पीछे काम कर रही है। शायद सदन को पता ना हो तो मैं आज बता दूं, भारत के अंदर एक राज्य था साउथ में, त्रावणकोर। वहां दलित महिला को अपने स्तनों को ढकने पर भी टैक्स लगता था। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी करीब 200 साल पुरानी बात है। और आप देखेंगे हाथरस के अंदर जो रेप की घटना घटी, रेप करने वाले को अभी एक को सजा हुई है, बाकी को छोड़ दिया। पहले तो ये शर्मनाक है, उससे हम दुखी हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि जिसने रेप किया उसकी जाति के लोगों ने उसके फेवर में महापंचायत की। कहां है यूपी पुलिस, कहां उनका बुलडोजर? क्या ये बुलडोजर केवल गरीबों के घर पे चढ़ेगा?
वहां एक झुग्गी में आग लगा दी, एक मकान के अंदर द्विवेदी परिवार की दो महिलाएं उसमें जल गई। तो उनका तो चरित्र ही महिलाओं को उत्पीड़न करना है। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उनके पेट में बच्चे को मार दिया, कई लोगों को, उनके परिवार के लोगों को मार दिया, और मारने वाले लोगों को जेल से समय से पहले न केवल रिहा किया गया बल्कि उनको माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उसकी वीडियो बनाकर जिस तरह सोशल मीडिया पर डाली गई, अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो महिला उत्पीड़न की घटना तो बढ़ेगी। ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। उत्पीड़न किस महिला का हो रहा है उसकी जाति धर्म देखने की बजाय सबको मिलकर एक सुर में उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए। और मैं लास्ट में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि और भी कुछ साथियों को बोलना है। जिस ग्रंथ को भारत के अंदर कुछ लोग पूछते हैं, जो पिछले दिनों चर्चा में रहा है, जिसके ऊपर काफी शोर शराबा हुआ है, वो ग्रंथ कहता है ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ऐसे ग्रंथ की पूजा करना जो ढोल को, गमार को, शूद्र को, पशु को और नारी को एक श्रेणी में रख के मारने पीटने की बात करता हो, ताड़ने का क्या मतलब? उसी के अंदर उसको पीटना लिखा गया है। कुछ लोग आज कह रहे शिक्षा देना होता है, उसका मतलब रूप बदल रहे उसका। मुझे लगता है कि सबको मिलके ऐसे किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न की बात हो, जिसमें इंसान को इंसान ना मानने की बात हो, ऐसे सभी प्रकार के ग्रंथों का हमें बहिष्कार करना चाहिए, या ऐसे ग्रंथों में से ऐसी बातों को अविलंब सरकार उनको डिलीट करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है और जो चीजें समय के साथ लगता है कि ये गलत है, उनको दूर किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे ग्रंथों से तुरंत निकाला जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न उससे कहीं ना कहीं जुड़ा है। क्योंकि उन्हीं ग्रंथों में महिलाओं के बारे में इतने बुरे बुरे शब्द लिखे हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में इतने बुरे शब्द लिखे हैं। आदमी चाहे जितनी मर्जी औरतों से संबंध बना ले, जितनी मर्जी शादियां कर ले, उसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरह चर्चा होती है, ये बेहद शर्मनाक है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, माननीय एलजी महोदय, जिस तरह की घटना आईपी कॉलेज में हुई है, इस तरह की घटना, और वो भी विधानसभा के नजदीक और एलजी साहब के खुद के बंगले के नजदीक, ये हम सबको शर्मसार करने वाली है, दिल्ली को अपमानित करने वाली है। आपके बस की नहीं है अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था, तो आप दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालने के बजाय आप या तो अपने काम को देखकर नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। आपने माननीय अध्यक्ष जी मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि 6 मिनट से ज्यादा ना बोलें, क्यों आज फिर हाँ नहीं, आपको पूरे 12 मिनट मिले। वंदना जी पूरे 12 मिनट बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं अपनी एक बात से शुरुआत करती हूँ। हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत था ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान, मत करना तुम नारी का अपमान। आज जिस तरीके से आईपी वुमेन्स कॉलेज में दीवार फांद के और कुछ उपद्रवी घुसे और जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव किया, गाली गलौज से ही शुरू, और गाली गलौज भी नहीं, उन पे जो शब्द उनको बोला गया शायद वो महिला बोल भी नहीं पा रही है उस शब्द को, और उनके साथ मतलब हाथापाई, उनसे छेड़खानी, और जिस तरह की उपद्रवी ने कॉलेज के अंदर घुस के किया, शायद ये हम सब के लिए बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। और जिस जगह पे हुई, अध्यक्ष जी आपने भी बताया, जो कि विधानसभा की कुछ दूरी पे मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में, एलजी साहब के आवास के बगल में, सारे हमारे मंत्रीगण, ऑफिसर्स सभी आसपास ही रहते हैं, और उस जगह इतनी बड़ी, और थाना भी पास में, और उस जगह इतनी बड़ी घटना घटती है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है।
बार बार 100 नंबर कॉल, 112 नंबर कॉल करने के बावजूद भी पुलिस नहीं आती। ये हम सब के लिए शर्मनाक है। खासकर दिल्ली में चुनी हुई सरकार लगातार महिलाओं के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। सीसीटीवी हो या महिला बसों में मार्शल की, सार्वजनिक बसों को घर तक पहुंचाने की सुविधा और बसों में महिलाओं के लिए फ्री सेवा, ये दिल्ली सरकार लगातार कर रही है। सीसीटीवी तो लग गए, सीसीटीवी में सारी उपद्रवी की तस्वीर भी आ गई, लेकिन इसको पकड़ेगा कौन? इसको, इन उपद्रवियों को पकड़ेगा कौन? कौन इसको सजा देगा? ये चिंता बार बार हम महिलाओं के जहन में रहती है। जो सीसीटीवी तो लगे हैं, सीसीटीवी में सारे उपद्रवी दिख रहे हैं, उपद्रव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनको पकड़ने की जिम्मेदारी केंद्र की बैठाई हुई हमारी एलजी साहब की जिम्मेदारी है। और एलजी साहब ने शायद दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दिल्ली में कहीं भी आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में निकलती हैं, नाइट ड्यूटी भी करती हैं, डे ड्यूटी भी करती हैं। वो अपने आप को 100% समाज ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें प्रूफ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर हमेशा उनके परिवार में, उनके घर वालों को यही डर सताता रहता है, जो थोड़ा भी टाइम से आगे पीछे हुई तो पता नहीं कहाँ होंगी, कैसे होंगी, और वो उनकी चिंता में उनके परिवार वाले रहते हैं। तो आज जो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को मिली है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने में एलजी साहब असफल रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का पूरा काम एलजी साहब के पास है। दूसरी ओर महिला सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से चरमराई सी गई है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हुई दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही दयनीय अवस्था में। पिछले दिनों कंझावला की घटना हम सबसे छिपी नहीं है। जिस तरह से कंझावला में घटना घटी और पुलिस को भनक तक नहीं लगी और लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक घसीटती हुई ले जाती गाड़ी, हमारी पुलिस को पता भी नहीं लगा। बाद में भी पूरी घटना पुलिस असंवेदनशीलता उनकी झलक रही थी। जिस तरह से इस बात को सीरियस नहीं लिया जा रहा था, हमारे माननीय एलजी साहब, जिनके अंदर दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था पूरी तरह से उनके पास है, यहाँ उन्हें सख्त कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो बिल्कुल नहीं हुई। एलजी साहब का सारा ध्यान दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में टांग अड़ाना और उन्हें काम करने से रोकने में चला जाता है। महिला सुरक्षा जैसी संवेदनशील मुद्दे पर तो एलजी साहब के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस पूरी तरह से विफल रही है। महिला सुरक्षा के हालात तो इस बात से भी पता लग जाते हैं जब दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी के साथ एक घटना घटती है, जिसमें उन्हीं के कार के अंदर से सड़क पर घसीटने की कोशिश की जाती है। इस घटना से साफ पता लगता है कि दिल्ली में महिलाएं खास तौर पे रात के समय कितनी असुरक्षित हैं। मेरी इस सदन के माध्यम से हमारी सरकार से भी, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से भी ये गुजारिश है, जो इस तरह के जो भी लापरवाही हो रही है पुलिस की ओर से, उस पे सख्त से सख्त एक बार कार्रवाई की जाए और साथ में कमिश्नर साहब से बुलाकर पूछा जाए, जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें ही होती है, क्या ग्राउंड पे उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, शायद हम सब चुने हुए प्रतिनिधि को भी पता नहीं, जो महिला सुरक्षा के लिए क्या नियम बनाए हैं और वो किस तरह से लागू होता है, कितना जमीन पे वो आ रहा है, ये सब हम सब को सोचने की जरूरत है। और एक चुनी हुई सरकार के नाते आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान साहनी जी। हाँ, प्रहलाद सिंह साहनी जी। यस, प्रहलाद सिंह साहनी जी। अध्यक्ष महोदय, ये मसला एक बहुत गंभीर मसला है। अभी मेरी बहन ने एक बात कही कि यहाँ पर
पुलिस कमिश्नर को बुलाया जाए और पुलिस कमिश्नर को इस घटना की जांच कराई जाए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं। और हम एमएलए सब मिलकर एलजी हाउस पे प्रोटेस्ट करें कि एलजी अपनी ड्यूटी अदा करने में असमर्थ है। उनका काम सिर्फ चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से डाउन किया जाए, किस तरीके से किसी मेंबर को खरीदा जाए, वो इस काम में लगे हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दोनों चीजें कराई जाए। एलजी हाउस के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आदर्श नगर पे एक डॉक्टर ने 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह की हरकत की, जब उसकी बच्ची की मां अपना सामान बाहर से लाने के अंदर आई, उस टाइम पर डॉक्टर गलत हरकत कर रहा था। ये एक बहुत गंभीर मामले हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है, और खास करके स्पीकर साहब, आपने इसको उठाया, मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद। राजकुमारी ढिल्लो जी। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत ही शर्मसार घटना जो कल आईपी कॉलेज में दिन दहाड़े फेस्टिवल में हुई, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और एक पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी। मैं अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। अध्यक्ष जी, जब पूरा देश दुर्गा अष्टमी मना रहा है और दुर्गा देवी जो कि शक्ति की देवी कहलाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी दिल्ली के आईपी कॉलेज के अंदर कल जिस तरीके का व्यवहार वहां मौजूद लफंगे लड़कों द्वारा कॉलेज का गेट दीवार फांद कर अंदर आना और उनके फेस्टिवल में आकर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करना और मारपीट जैसी हरकतें करना दिल्ली को शर्मसार कर रहा है। अफसोस होता है, एक तरफ अदानी जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, देश का पूरा तंत्र विपक्षियों को कुचलने में लगा हुआ है। वहीं दिल्ली के अंदर पहले मिरांडा कॉलेज में और अब आईपी कॉलेज के अंदर इस तरह का व्यवहार बच्चियों के साथ किया जा रहा है। देश की राजधानी शर्मसार हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ देश के गृह मंत्री जी से, जिनकी जिम्मेदारी दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था को देखना है, और ये क्या कर रहे हैं? देश देख रहा है, विदेश देख रहा है। ये सभी गैर भाजपा की सरकारों को तोड़ने में व्यस्त हैं और प्रधानमंत्री के व्यापारिक मित्रों को और अधिक अमीर बनाने में व्यस्त हैं, जबकि हमारी बच्चियां दिल्ली के अंदर असुरक्षित है। अफसोस है, बजाय उपद्रवियों को बंद करने के बजाय फेस्टिवल को ही इन्होंने बंद करा दिया। कब तक हमारी बेटियां डर के मारे अपने घर से कॉलेज और स्कूल के अंदर नहीं जाएंगी और ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाएंगी? मैं केंद्र की सरकार को गैर महिला विरोधी और लोकतंत्र विरोधी मैं करार करती हूँ और इसकी घोर निंदा करती हूँ और ऐसे लफंगों और उपद्रवियों को सख्ती से सख्त सजा देने की मांग करती हूँ। और एक मेरा निवेदन इस मंच के माध्यम से दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी के लिए है कि आप दिल्ली सरकार के अच्छे कामों में अड़चन लगाने के बजाय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली की पुलिस पर लगाम लगा ले तो शायद यह घटना नहीं घटती। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जो पुलिस है वो अविलंब कोई कार्रवाई करेंगे और ऐसी उपद्रवियों को पकड़कर दंडित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। शिवचंद गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने महिलाओं के उत्पीड़न पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आज
नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों में हम अपनी बहन बेटियों का, माताओं का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, चौके में जाते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में क्या हो रहा है, कल की घटना ने फिर दिल्ली को शर्मसार कर दिया। आज देश की आधी आबादी जिनकी सुरक्षा का दायित्व हर एक के ऊपर है और वो सुरक्षा करने में नाकाम, कल की जो घटना हुई दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिस तरह से कॉलेज के अंदर, फेस्टिवल के अंदर उन बच्चियों के साथ कुछ बदमाशों ने, कुछ चंद बदमाशों ने दीवार फांदकर हमारी बेटियों को छेड़खानी की, बदतमीजी की और ये चंद शराब पीकर, दीवार फांदकर और सिविल लाइन का जो एरिया है, यहाँ पर एलजी हाउस मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे सिविल लाइन की विधानसभा, ये जब यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो बाकी दिल्ली की व्यवस्था क्या होगी, ये एक सोचने का विषय है अध्यक्ष जी। तो जहाँ पर दिल्ली की सुरक्षा का दायित्व हमारे गृह मंत्री के पास है और गृह मंत्री के नामंदे हमारे एलजी साहब है। अब एलजी साहब हर जगह पहुंच जाते हैं, उड़ के पहुंच जाते हैं, लेकिन जब भी कोई बात होती है सुरक्षा की, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताऊं, 2 साल पहले पीडब्ल्यू रोड पर दिन दिहाड़े 5 बजे शाम को एक ट्रक आया और जो सड़क पर जो रेलिंग लगी हुई थी पीडब्ल्यूडी की, उसको काटने लगा। हमारे वॉलंटियर ने उसको देख लिया और देखने के बाद उसको पकड़ लिया, भैया जी आप भी काट रहे हैं, आपके पास कोई, उसने फिर एक नकली दस्तावेज दिखाया, उसने मेरे से बात की, मैं दूर था, मैंने कहा उसको पकड़ लो, इसकी फोटो खींच लो, ट्रक का नंबर ले लो, ड्राइवर का मोबाइल नंबर ले लो, सारे एविडेंस ले लिए, सिलेंडर, गैस कटर और 3 ग्रिलें वो काट कर गाड़ी में डाल भी चुका था। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, पुलिस नहीं आई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को दी, वो नहीं आया और पूरी की पूरी एफआईआर दर्ज कर दी और आज 2 साल हो चुके हैं। इतने एविडेंस देने के बाद ड्राइवर की फोटो, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, 2 साल के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये मैं लेटर एलजी साहब को भी लिख चुका हूं, कमिश्नर को भी लिख चुका हूं, पीडब्ल्यूडी को भी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होंगी तो जो अपराधी होंगे बेखौफ होंगे। अभी कहा हमारी बहन ने, वंदना कुमारी जी ने, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, हमने सिक्योरिटी गेट लगवा दिए, हमने हर जगह महिलाओं की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए, लेकिन जब सीसीटीवी में फोटोज आएगी उसको पकड़ेगा कौन? उसको पकड़ेगा कौन? उसे पता है कि पीछे हमारे एलजी साहब खड़े हैं, हमारी सुरक्षा करेंगे। आज दिल्ली में जो अपराधी हैं पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं, उन्हें डर नहीं है और यही कारण है कि आज दिल्ली असुरक्षित है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती एलजी साहब से, आपको दायित्व दिया है दिल्ली की सुरक्षा का, आप उसको संभालें और दिल्ली के कामों में आप रोड न अटकाएं, आप अच्छे काम करें और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करें, यही हमारा दायित्व है। बस आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राखीबुल्ला धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतने गंभीर और ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, मैं साल 2013 से इस सदन की सदस्य हूँ। आज साल 2023 चल रहा है, लगभग 1 दशक हो गया। इस 1 दशक में दर्जन भर से भी ज्यादा बार ये सम्मानित सदन
दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों की न्यायिक व्यवस्था, दिल्ली में प्रशासन के साथ साथ अनुशासन पर गंभीर घंटों घंटों चर्चा कर चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण, हम इस सदन में चर्चा कर कर जाते हैं, अपने विचारों को, अपनी सोच को सामने बैठे लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ अपने वक्तव्य को रखते हैं, लेकिन अंत में सदन खत्म, बात खत्म, चिंता खत्म। चिंता तब तक खत्म हो जाती है जब तक कोई गंभीर, जघन्य, आत्मा को झंझोड़ने वाला एक और कांड देश की इस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घटित ना हो। आज कुछ भी कहने का मन नहीं है अध्यक्ष जी। आज ना कोई दो लाइनें दोहराने का मन है, ना पक्ष के ऊपर विपक्ष के ऊपर कोई छींटाकसी करने का मन है। आज एक अपने आप को देश की बेटी इस तरह से बेबस महसूस कर रही है कि वो जाए तो जाए कहां। स्कूल पढ़ने जाती है, मासूम है, वहां उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत के ऊपर खतरा मंडराता रहता है। कॉलेज पढ़ने जाती है, वहां पर उसको हर वक्त एक अनजाने लोगों का भय और डर सताता रहता है। दफ्तर में या कहीं और काम करने जाती है तो एक खौफ का माहौल उसके मन में रहता है, या खुद कोई बहुत बड़ी अफसर या बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर क्यों ना हो, तब भी उसके मन के अंदर एक भय, एक खौफ हर वक्त मौजूद रहता है। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और इन 75 सालों के अंदर बारी बारी से चुनकर आई हुई सरकारों की जो सबसे बड़ी विफलता रही, वो आज तक अपनी आधी आबादी को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि जिनको तुम चुनकर लाते हो वो तुम्हारे लिए मजबूती से खड़े हैं, तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक करेंगे। अध्यक्ष जी, मैंने पिछली दौरान भी अपने वक्तव्य के वक्त एक बात कही थी और उस वक्तव्य की लाइनों को मैं आज फिर दोहराना चाहती हूं। साल 2012-13 का वो मंजर आप याद करिए जब निर्भया कांड हुआ था। सड़कों पर, चौक पर, चौराहों पर, गांव में, कूचों में एक जन सैलाब निकला न्याय दिलाने के लिए। उस जन सैलाब ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया कि उस वक्त की जो केंद्र की सरकार थी वो अर्श से फर्श पर आ गई, और उस वक्त की जो दिल्ली की सरकार थी वो भी एक आंकड़े में सिमट कर रह गई। फिर साल 2013 के बाद इस देश में दो अलग अलग सरकारें स्थापित हुई। इन दोनों अलग अलग सरकारों से लोगों ने, और खास कर देश की आधी आबादी जिन्होंने देखा इनके प्रतिनिधियों को अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हुए, उन्होंने इनके ऊपर अति गंभीर तरीके से एक बिल्कुल ही लाइन पार करते हुए विश्वास जताया। अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत 67 सीटों के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भी अप्रत्याशित प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार को बनाने का काम इस देश की जनता ने किया। आज हम फिर उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर आज देश की जनता को फिर सोचना होगा कि एक छोटे से राज्य दिल्ली के अंदर जिस साधारण सी, सामान्य से लोगों की पार्टी को आपने चुना, उस सामान्य वर्ग से आने वाले बेटे बेटियों ने, दिल्ली के बेटे ने अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, दिल्ली की आधी आबादी के लिए पिछले 8-9 सालों में पूरी लगन, पूरी आत्मीयता के साथ
उनकी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया। चूंकि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ की चुनी हुई सरकार के अंतर्गत नहीं आती, तो आए दिन हम देखते हैं दिल्ली के अंदर ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जो आपको झंझोड़ कर रख देता है। चाहे आपके समक्ष आपकी छोटी सी गुड़िया खेलती हो, घर में बीवी आपका रसोई में खाना बनाती हो, माँ आपकी मंदिर में पूजा करती हो, 1 मिनट पर में जब तीनों के ऊपर से नजर गुजरती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज दिल्ली के लोगों की ये हालत हो गई है। दिल्ली की हम सुरक्षा की लगातार बात कर रहे हैं। मेरे साथी विधायकों ने जिस प्रकार से अपनी पीड़ा को रखा, विगत घटी रात की घटना को बताया, ये पहली बार नहीं घटी। और जिन लोगों को हम अपना काम याद दिलाने की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, क्या कभी हमने उनकी हिस्ट्री देखी? क्या कभी हमने उनकी कार्यशैली और उनका व्यक्तिगत व्यवहार देखा? अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा की व्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र की चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आती है, उसमें बैठा हुआ मौजूदा प्रधानमंत्री जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो वो महिलाओं की जासूसी कराने में आरोपित है। ये कोई हवा में आरोप नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बड़े बड़े उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में छपा, आज भी रिकॉर्ड में है। और जिस महिला की वो जासूसी कराते थे वो कोई सामान्य महिला नहीं थी, एक बहुत बड़े ओहदे की उन्हीं की सरकार में अधिकारी थी, जिसकी मौजूदा प्रधानमंत्री जी जासूसी कराते थे। प्लीज कंक्लूड करिए राखी जी, कंक्लूड करिए। सर 2 मिनट लूंगी, अगर आप टोकेंगे तो ये 4 मिनट बन जाएंगे, 2 मिनट दे दीजिए। जिस गृह मंत्री के कंधों पर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस गृह मंत्री को देश के लोग और दिल्ली के लोग इस आस से और इस उम्मीद से देखते हैं कि कभी तो ये व्यक्ति प्रदेशों की सरकार के तोड़ मरोड़ के काम से बाहर आएगा, कभी तो ये व्यक्ति खरीदो फरोख्त विधायकों की करने से इसको थोड़ा समय मिलेगा, कभी तो ये व्यक्ति अपनी तड़ी पार की मानसिकता को परे रखकर एक बाप, एक पिता और एक भाई की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए एक गृह मंत्री के रूप में दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के न्यायाधीशों ने संविधान की मर्यादा को रखते हुए जिस व्यक्ति को नामजद तड़ी पार घोषित किया हो, तो उससे मैं क्या, विपक्ष क्या, पक्ष क्या, उनके घर की खुद की बहन बेटियां सुरक्षा की कभी उम्मीद नहीं कर सकती। इसके साथ साथ बार बार मेरे साथी विधायक कह रहे हैं एलजी महोदय अपना काम नहीं करते, एलजी महोदय अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, एलजी महोदय अपने काम बड़ी बेखूबी से करते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही डेडिकेशन के साथ, पूरी विनम्रता के साथ निभाते हैं। उनका काम ही है चुनी हुई सरकार के कामों में रोड़ा अटकाना। उनका काम ही है कि वो अपने जो आका है उनकी ताल पर नाचना, और उनका काम ही है कि जो पुलिस के लोग हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे पैसा बटोरना। ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं है। ये सब लोग गलत कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि पुलिस काम नहीं करती। दिल्ली पुलिस खूब काम करती है। आप सबकी विधानसभा में गैर कानूनी तौर पर जो सट्टे के काम चलते हैं वो दिल्ली पुलिस की रहनुमाई के दर पर ही चलते हैं। जितने भी जो है गैर कानूनी दिल्ली के अंदर धंधे होते हैं वो दिल्ली पुलिस के जो आशीर्वाद से ही फलते हैं। हम जिस एलजी महोदय, सर 2 मिनट, जिस एलजी महोदय से हम लोग हमारी दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, भाइयों बहनों, वो उम्मीद लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है,
क्योंकि अंततः वो उम्मीद टूटनी है, क्योंकि वो खुद व्यक्ति महिला विरोधी है। महिलाओं को डराना, महिलाओं को धमकाना, महिलाओं के ऊपर हमला कराना। और कैसी महिला? महिला तो महिला है, चाहे वो सामान्य हो या हाई प्रोफाइल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक झुग्गी में रहने वाली महिला हो। देश के लिए लाखों आंदोलनों में लिप्त एक समाज सेवी, एक आंदोलनकारी महिला पर किस प्रकार से लाठी बरसाई, विनय सक्सेना के कहने पर बरसाई गई, उनके गुंडों के द्वारा बरसाई गई। तो मैं आज ये कहना चाहती हूं आपके माध्यम से सदन को भी, और आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, सदन में आप एक ऐसी कमेटी बनाएं, आप अपनी अध्यक्षता में ही वही कमेटी बनाएं जो पुलिस कमिश्नर को, जिम्मेदार अधिकारियों को इस सम्मानित सदन में तलब करे और बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े से कदम उठाए। क्योंकि जो केंद्र में चुनी हुई सरकार है वो खुद महिला विरोधी मानसिकता और उन अपराधों में लिप्त है। जो एलजी में बैठे हैं वो खुद इस विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं और इन अपराधों में लिप्त रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे इस प्रस्ताव का सदन जो है समर्थन भी करेगा और इस सदन में एक ऐसी कमेटी बनेगी जो ज्यादा नहीं तो कुछ कदम तो हमारी बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उठा ही सकती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विजेंद्र गुप्ता जी। अध्यक्ष जी, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन ये मौका है सरकार को आईना दिखाने का। मैं आतिशी जी को बधाई दूंगा। 8 वर्ष के बाद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता के दबाव में जिस पार्टी के लगभग 15% सदस्य महिलाएं, 8 साल लग गए, उसमें से एक को, कायदे से तो 2 बननी चाहिए, लेकिन 8 साल लग गए, वो भी मजबूरी में, उनको महिला को रिप्रेजेंटेशन सदन में देने में एज ए मिनिस्टर। तो इसलिए आपको बधाई। दूसरा, ये सरकार का करेज मैं बता रहा हूं कि कितना सरकार महिला की सुरक्षाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति दिल्ली में अपनी भूमिका निभा रही है। दूसरा, एक सेकंड विजेंद्र जी, 1 मिनट, ऐसे नहीं चलेगा। जो विषय है कल की घटना जो आईपी कॉलेज में हुई है, इसने पूरी दिल्ली का सर, राजधानी का सर, महिला की सुरक्षा पे बात हो रही है। मैं उसी पे बात अपनी बात, आप मुझे 1 मिनट मैं अपनी बात उतने में पूरी कर दूंगा। 5वीं क्लास की एमसीडी के स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची, उसका रेप होता है, क्या कदम उठाया आपने? आप एमसीडी में भी शासन में हैं। 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है एमसीडी के स्कूल में, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जो वर्किंग वुमेन्स हैं दिल्ली में, ये सिग्निफिकेंटली हमारे लोअर है कंपेयर्ड वर्किंग वुमेन इन कंपैरिजन टू दी अदर स्टेट्स। उसका कारण क्या है? महिला प्रतिशत जो है पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है वर्किंग वुमेन। क्यों है? क्योंकि अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन, कंजेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की गई, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं दी गई, तो यानी कि आप शराब नीति लाते, शराब नीति लाते और शराब नीति लाने के बाद विजेंद्र जी को बढ़ाते, जो शराब नीति पे निकाल दीजिए, महिलाओं को निकाल दीजिए। शराब के कंजम्पशन से ये कार्रवाई से निकाल दिया जाए। दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। जो आप बोल रहे हैं आगे मैं इसको क्राइम में बहुत बड़ा रोल है। शेल्टर होम्स विमेन के लिए, और दिल्ली में शेल्टर होम जो है वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। तो आपने महिला सुरक्षा के लिए जो शेल्टर होम बनाए वो पूरी तरह से असुरक्षित हैं, यानी कि कोई शेल्टर नहीं है महिला को। आईपी कॉलेज का एक बार नाम नहीं लेंगे तो जहाँ जा सके। आईपी कॉलेज की घटना का जिक्र एक बार नहीं कहना करेंगे। है कि महिला सुरक्षा बैठिए, है वो हो जाइए, हो इस गया। बात को हाईलाइट करता है कि आपने जो बजट रखा महिला सुरक्षा के लिए
पिछले 8 साल में एक वर्ष भी उसको महिला सुरक्षा पर खर्च नहीं किया, वो पनिशमेंट रहा। जिस तरह दिल्ली में ये माहौल बन रहा है महिलाओं की असुरक्षा का, उसके लिए दिल्ली की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी को इस सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये कहना है बड़े साफ तौर पे कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए बातें हो रही है। और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट इंक्लूजन है इनिशिएटिव हैज द आप गवर्नमेंट टेकन टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। दिल्ली में चाहे वो आईपी कॉलेज की घटना हो, चाहे वो एमजीडी स्कूल में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला हो, ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल है। महिला सुरक्षा के मामले में सरकार बताए कि उन्होंने पिछले 8 साल में क्या कदम उठाए। बड़े बड़े वायदे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन आज दिल्ली की जनता ये मानती है कि अगर सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिला दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के सरकार के काल में है। आप सिर्फ आरोप देकर, आप सिर्फ ब्लेम कर हर विषय का राजनीतिकरण करना और महिला सुरक्षा का भी राजनीतिकरण करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य दिल्ली की जनता का और क्या हो सकता है। इस सदन के अंदर हर विषय पर राजनीति की जाती है और बड़े दुख की बात है आज महिला सुरक्षा का विषय आपने लास्ट कदम पर ये बाहर निकालिए कार्रवाई से प्लीज। क्या बाहर निकालिएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या मैंने गलत बोला? क्या बात कर रहे हैं? मैंने गलत क्या बोला? नहीं, मैंने क्या गलत बोला है जी? जरा आईपी कॉलेज में जाकर लड़कियों को दिखाओ। बताइए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप अपना रवैये से बाहर नहीं आएंगे, आप अपने रवैये से बाहर नहीं आएंगे, ना आ सकते आप बाहर। बैठिए। माननीय गृह मंत्री आतिशी जी उत्तर देंगे। श्रीमती आतिशी जी। मैंने वो हटवाया है जो शराब नीति शब्द आपने बोला। बैठ जाइए। अब आप फिर बहस कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं, फिर बहस कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो दिल्ली में हुआ, कोई बात नहीं, न्याय का राज है नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी, कोई बात नहीं, ये वक्त आएगा न्याय कौन करेगा, न्याय कौन करेगा। बैठिए, विजेंद्र गुप्ता जी, बैठिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, अभी तो आप मुझे बधाई दे रहे थे, अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, तो अब मुझे अपनी बात रखने का तो मौका दीजिए अध्यक्ष। हाँ जी विजेंद्र गुप्ता जी। अध्यक्ष महोदय, जो कल आईपी कॉलेज में हुआ, देश की राजधानी में हुआ, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके एक जाने माने कॉलेज के अंदर हुआ, ये ना सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए पर पूरे देश के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। अगर हमारे शहर की बेटियां, अगर हमारे देश की बेटियां, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ दिल्ली के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देश के हर हिस्से से बच्चियां पढ़ने आती हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, और खासकर कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेजेस हैं, वहां पर माता पिता को लगता है कि वहां पर हॉस्टल है, हम देश के अलग अलग हिस्सों से भी अपनी बेटियों को भेज सकते हैं और वो वहां पर अपनी बेटियों को भेजने में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन कल जो घटना घटी, उससे ना सिर्फ दिल्ली के लोगों को बल्कि पूरे देश के लोगों को बहुत झटका लगा कि एक कॉलेज जो दिल्ली के बीचों बीच है, वहां पर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो वो कहां पे सुरक्षित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। वैसे तो मैंने देखा है विजेंद्र गुप्ता जी काफी तैयारी करके आते हैं,
काफी अपना पढ़ लिख के रिसर्च करके आते हैं, तो मैं चाहूंगी विजेंद्र जी कि एक बार फिर से, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़िए जहां दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार होती थी। आजकल वैसे भी वो बहुत चर्चा में है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है? वो कहता है कि जो सारे मुद्दे जिन पे बाकी राज्य सरकारों के पास पावर है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास रहेगी। लेकिन 3 मुद्दे ऐसे रहेंगे दिल्ली में जहां पर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब की रहेंगी। वो 3 मुद्दे क्या हैं? जो आर्टिकल 239AA में इस देश के संविधान में लिखे हैं, वो है लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिलाना चाहूंगी कि दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देना, दिल्ली में बेटियों को सुरक्षा देना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और आपके एलजी साहब की जिम्मेदारी है। लेकिन एलजी साहब के पास अपनी जिम्मेदारियां निभाने के अलावा सब चीज के लिए समय, उनके पास सबसे ज्यादा समय है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम रोकने के लिए उनके पास समय है। पिछले कुछ ही महीनों में, आप पिछले कुछ सालों का तो छोड़ दीजिए कि पिछले 8 साल में उन्होंने कितने काम एलजी ने रोके हैं। पिछले कुछ महीनों में ही दिल्ली सरकारी स्कूल के टीचरों को फिनलैंड जाने से रोका, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की तनख्वाह को रोका, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों और टेस्ट को रोका, मोहल्ला क्लिनिक के किराए को रोका, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ ओपीडी पे बैठता था उनकी सैलरी को रोका, कई महीनों तक बुजुर्गों की पेंशन को रोका। ये सब काम रोकने के लिए एलजी साहब के पास समय है, लेकिन जो 3 काम उन्हें संविधान द्वारा दिए गए हैं उसके लिए एलजी साहब को कभी समय नहीं मिलता। आज अध्यक्ष महोदय, कल रात को ये घटना घटी। मुझे पता नहीं है पुलिस ने जो लोग कॉलेज के अंदर घुसे उनको अरेस्ट किया, डिटेन किया कि नहीं किया, लेकिन जो छात्राएं इस इंसिडेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी उनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी न्यूज में खबर आई। अब आप बताइए कि कैसे दिल्ली की बेटियां सुरक्षित होंगी, कैसे दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित होंगी जब जिस व्यक्ति के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, उनके पास उसके लिए समय नहीं है। उनका सारा समय, एलजी साहब का सारा समय सिर्फ और सिर्फ एक काम में जाता है, अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम रोकने में जाता है और किसी और काम में नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो जो भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में कर सकती थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, चाहे वो बसों में मार्शल रखना हो, चाहे महिलाओं को बस टिकट फ्री देना हो कि ज्यादा महिलाएं बस में जा सकें और सुरक्षित महसूस करें, पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार ये काम कर रही है। लेकिन संविधान ने जिसको जिम्मेदारी दी है लॉ एंड ऑर्डर की, संविधान ने जिसको जिम्मेदारी दी है पुलिस की, अगर वही काम नहीं करेंगे तो इस शहर की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी जिम्मेदारी है दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा देना, आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुनिश्चित हो। तो मैं एलजी साहब से यह निवेदन करूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने का काम छोड़िए और दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा देने का काम कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैंने दिनांक 27 मार्च 2023 को आयोजित बैठक में सदन को सूचित किया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिनांक 22 मार्च 2023 को आदेश जारी किया है कि दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दिल्ली विधानसभा के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और एचओडी होंगे। अब मुझे सूचना मिली कि माननीय वित्त मंत्री जी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आदेश विड्रॉ करवा दिया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जी का धन्यवाद करता हूं।
साथ ही अनुरोध करता हूं कि विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता देने के बारे में भी आवश्यक कदम उठाएं। अब लंच के लिए ब्रेक, ठीक 2 बजे हम दोबारा उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।